नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे गुणनखंड, फैक्टर्स को कैसे पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। इसको हम लोग आसानी से समझते हुए चलेंगे। हम लोग सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में जानने से पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। गुणनखंड, ये दो गुणनखंड जो है ना, वो दो शब्दों से मिलके बना है, गुणन और खंड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि खंड, हम लोग खंड को पढ़ेंगे। जैसे वो आपसे कहे कि 12 के गुणनखंड बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, अर्थात आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि 12 के टुकड़े कर दो। तो 12 के टुकड़े करेंगे किस रूप में, तो आप कहेंगे गुणा के रूप में। अर्थात 12 के गुणनखंड का मतलब यही तो हो गया कि गुणा के रूप में उनके खंड करो। तो इसके गुणा के रूप में खंड कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 12 कौन कौन सी संख्या के पहाड़े में आता है। तो आप कहेंगे 12 आता है 1 के पहाड़े में, 12 आता है 2 के में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। अर्थात 12 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये गुणनखंड वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। गुणन का मतलब गुणा करके, खंड का मतलब खंड मतलब तोड़ना। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। अब देखो, गुणनखंड एक चीज़ होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, फैक्टर। ठीक है, यानी अर्थात कहने का तात्पर्य सर इतना है, जो गुणनखंड होता है वो हमेशा संख्या से छोटा या संख्या के बराबर आ सकता है। जो ये सारे के सारे 12 से छोटे हैं और 12 के बराबर आता है। यानी कि जो गुणनखंड होता है वो या तो संख्या से छोटा हो सकता है, या तो नहीं, ये हमेशा संख्या से छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा। दूसरा होता है गुणज, मल्टीपल। अर्थात आपसे कहा जाए कि 12 के मल्टीपल ज्ञात कीजिए, तो 12 के मल्टीपल का मतलब क्या है कि 12 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो 12 के पहाड़े में कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे 12 आएगी, 24 आएगी, 36 आएगी, डैश 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 अनंत तक आएंगी। अर्थात गुणज की संख्या आप लोग कभी बता नहीं सकते हैं कि कितने, किसी भी संख्या के कितने गुणज होंगे, लेकिन गुणनखंडों की संख्या को आप बता सकते हैं कि किसी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। आशा करता हूँ ये आप लोग गुणनखंड और गुणज में जो अंतर है उस अंतर को आप लोग समझ चुके हैं। ये ऊपर जो आधारित सवाल हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुणनखंड या फैक्टर के ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम में हमसे क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। जैसे इसमें 12 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप लोग बता देंगे 1 2 3 4 5 6, गिन के बता देंगे ये 6 हैं। लेकिन कोई संख्या मान लो बड़ी आ गई, तो बड़ी में थोड़ी हम लोग गिन पाएंगे, तो अर्थात उसको कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। दूसरा आपसे वो पूछ सकता है सम व विषम गुणनखंड बताओ, कौन से सम गुणनखंड है, कौन से विषम गुणनखंड है। जैसे कि सम गुणनखंड इसमें 12 में कौन कौन से थे, तो आप कहेंगे 2 था, 4 था, 6 था और 12 था। और विषम कौन से थे, यानी कि विषम का मतलब है ऑड। ऑड कौन कौन से थे, 1 3 और केवल 1 और 3 दो ही थे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। यानी कि वो आपसे पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप लोग बता देंगे कि 4 है। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि 2 है। तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है, तीसरा आपसे पूछ सकता है भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, भाज्य या अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप लोग इसमें देखेंगे और बता देंगे कि कितने इसमें अभाज्य गुणनखंड है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। और हम लोग इसके केवल संख्या, सम विषम और भाज्य अभाज्य। और चौथा इसमें आपसे अगर पूछेगा तो वो ये और पूछ सकता है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। यानी कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं, ये इसके जो गुणनखंड हैं इसका योग ज्ञात करो, यानी इनको सभी को आपस में जोड़ दो तो इनका योग कितना होगा। चौथा वो आपसे गुणनखंड में योग पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे गुणनखंड में वो कोई भी चीज़ नहीं पूछ सकता है। और इसके इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी अब हम इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे निकालेंगे आसानी से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का, तो वो लोग हम लोग आगे इस सवाल को हल करते हैं। कह रहा है 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो हम लोग
जो इसका तरीका आपको हमने बताया था कि गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है कि 72 जो है वो कौन कौन सी संख्याओं के पहाड़े में आता है, वही इसके गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम लोग इतना थोड़ी निकालेंगे कि 72 कौन कौन सी संख्याओं में आता है, हम लोग क्या करेंगे, जो इसका तरीका होगा उसको देखेंगे। तो 72 को हम लिखते हैं, मतलब 72 को आप लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले 72 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं, भाज्य और अभाज्य में आपने पढ़ा है। 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 8, 9 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 8 72। तो क्या 9 भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो आप लोग कहेंगे कि 9 जो है वो आपकी भाज्य संख्या है। तो यानी 9 को भी हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा, मतलब 3 की पावर 2 के रूप में। 8 को तोड़ सकते हैं हम 2 की पावर 3 के रूप में। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 72 को हमने अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो 72 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे हम लोगों को इन संख्याओं से, जो आधार है इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो ये संख्याएं दी हैं 3 और ये 2, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो घातें हैं, हमें इन घातों से मतलब है। यानी जो घात दी हुई है ना, इस घात में भी 1 को जोड़ दो और यहाँ पे जो घात है इसमें भी 1 को जोड़ दो। तो 2 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इन घातों का आपस में गुणा कर दो। अगर इन घातों को आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि 72 के गुणनखंड कितने थे, तो 3 चौकू 12। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अर्थात सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि 72 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो और उसकी जो भी पावर निकल के आए उन पावर में एक एक को जोड़ करके पावरों का आपस में गुणा कर दो। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे 12 का निकालना है तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 4 तियाँ 12 है तो 4 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें भी 1 को जोड़ दो और इसमें भी 1 को जोड़ दो। तो ये 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, यानी 3 दूनी 6। अभी आपने देखा था कि 12 के फैक्टर कितने थे, तो 6। आशा करता हूँ अब आप लोग इस गुणनखंडों का जो संख्या निकालने वाला है इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है 4 की पावर 8, 5 की पावर 12, 3 की पावर 7 गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आशा करता हूँ ये सवाल आप लोग आसानी से हल कर लेंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आइए हम लोग देखते हैं, क्या 4 अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। तो 4 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 12, क्योंकि 5 तो अभाज्य संख्या है, गुणा 3 की पावर 7। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब जब भी पावर के ऊपर पावर होती तो क्या हो जाता है, यानी पावर में आपस में गुणा हो जाता है। यानी 2 की पावर ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को इनका जो आधार है, ये आधार जो है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें मतलब किससे है, हम लोगों को मतलब है सिर्फ इसकी घातों में 1 को जोड़ना है सबको। इनकी घातों में 1 को जोड़ेंगे, यानी कि ये 16 में 1 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 में 1 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 17 गुणा 12 में 1 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 13 गुणा 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो हम लोगों को उत्तर मिल जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। एक बार को आप लोग वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसका गुणा करके आंसर निकाल दीजिए। आइए हम लोग देख लेते हैं। 13 8 104 में 17 का गुणा करना है। ठीक है, 13 8 104, 104 में 17 गुणा करेंगे, 17 चौकू 68 और ये 6, 17 एकम 17, यानी कि 1768 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि ये जो संख्या दी है इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 17 की पावर 68 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया है और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ चुके हैं। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया है 216 और 180 के गुणनखंडों का अनुपात ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो, की
यहाँ पे संख्या लिख दिया, ठीक है, कि संख्या का अनुपात ज्ञात करो। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यानी कि 216 के जो फैक्टर आएंगे उनका अनुपात और जो 180 के फैक्टर आएंगे उनका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम 216 के फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं कि इसके कितने निकलते हैं, फिर हम लोग 180 के निकाल लेंगे। तो 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3। आपको ये पता है कि 6 का क्यूब होता है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 को कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोगों को इनसे तो मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, घात से। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 चौकू 16। 216 के जो फैक्टर निकल के आएंगे कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 16। अब ऐसे ही 180 के फैक्टर अगर निकालेंगे तो कितने निकल के आएंगे 180 के फैक्टर, तो 180 को लिख सकते हैं हम लोग 18 × 10, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 2 × 10 को 2 गुणा 5, 10 को ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो आधार समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक संख्या के ऊपर एक घात लिखी होती है। आप लोग बस एक गलती मत कर देना कि आप यहाँ पे भी एक जोड़ दो, यहाँ पे भी एक जोड़ दो। अगर समान संख्याएं हैं तो उनको एक बना के उसके बाद जोड़ना, जैसे 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो इनको अगर आपने अलग अलग करके जोड़ के किया तो आपका गलत हो जाएगा। तो इनको करना कैसे, जो अगर ये समान है तो इनको समान कर दो, जैसे 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये अलग अलग नहीं करना था, क्योंकि दोनों मतलब संख्या जो 2 है वो समान है ना, तो अलग अलग मत कर देना। अगर अलग करेंगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। अब क्या करेंगे, हमें इन आधार से तो कोई मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है, तो आप कहेंगे कि घातों से। तो हमने घात में 1 को जोड़ा, घात में 1 को जोड़ा, घात में 1 को जोड़ा, यानी 2 और 1 3 गुणा 2, यानी कितना हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 दूनी 18। अब देखो ये 16 और ये 18, ये दोनों सम संख्याएं हैं, अनुपात पूछा तो ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी। तो 2 से काटेंगे ये 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा, यानी कि 8:9। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी 216 और 180 के गुणनखंडों का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 8 और अनुपात 9। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 1440 के गुणनखंडों की कुल संख्या x + 14 है तो x + 3 क्या होगा। आपको ये चीज़ निकालना है। ये संख्या दी हुई है कि 1440 के गुणनखंड जो है वो x + 14 हैं, तो आपको ये ज्ञात करना है। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। क्या कह रहा है कि 1440, देखो आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहूँगा कि कभी भी सवालों के पीछे मत भागो। हमेशा कॉन्सेप्ट को अगर आपने उसके सीख लिया तो सवालों की कोई औकात ही नहीं कि हम लोग उनको हल ना कर सकें। सवालों के तरीके अनेक हो सकते हैं तरीके, लेकिन हम अगर तरीकों को ही समझेंगे, सवालों को नहीं समझेंगे। सवालों को भी मतलब समझना ज़रूरी है, लेकिन सबसे जो मेन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मान लो कि आपसे कहा जाए कि मान लो हम एक सैनिक हैं और हमें लड़ाई के लिए भेजा जाएगा, तो हम लोगों को इस मतलब ऐसे थोड़ी तैयार किया जाएगा कि हमारा युद्ध पाकिस्तान से होना है या चीन से होना है या किसी और देश से होना है। अगर हमको बंदूक चलानी आती है, हमको तोप चलानी आती है, तो फिर हम मतलब ये मैटर ही नहीं करता है कि हमारे सामने दुश्मन कौन है। तो वैसे ही हमको अगर बंदूक चलानी आती है, चाहे फिर वो कोई भी हो, तो हम बंदूक चलाने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना। वैसे ही अगर हमको सवालों का जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो हमको तैयार है तो हम लोग सवालों को तो आसानी से कर देंगे। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है 1440 के गुणनखंडों की कुल संख्या x + 14 है, वो बाद में देखना। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 144 × 10। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी फैक्टर में, क्योंकि एकदम तो हम भी नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी नहीं निकाल सकता है, या तो रटा हुआ हो तो बात अलग है। अब 144 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 12 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। और इसको 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे 12 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3, ये 12 लिखा हुआ है आपका, और यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद गुणा है तो गुणा लगा दो, 2 गुणा 5। अब देखो अगर ब्रैकेट के ऊपर कोष्टक होता है तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, और ये 3 की पावर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है,
ठीक है, क्योंकि सबके साथ में एक तो रहता ही है। अगर 3 की पावर 1 नहीं होता तो अगर मतलब 3 की पावर अगर 1 है तो उसको नहीं दिखाया जाएगा। अगर 3 की पावर इसके अलावा कोई भी संख्या होती तो उसको हमें दर्शाना पड़ता। जैसे अगर 3 की पावर -1 का मतलब है कि ये इन्वर्स लिखा हुआ है। अगर ये माइनस भी होता तो भी हमें ये दिखाना पड़ता कि यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/3। जब किसी भी संख्या की पावर माइनस होती तो उसको नीचे में लिखा जाता है। अगर 3 की पावर केवल 3 की मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 1 लिखी है तो उसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 को भी दिखाना पड़ता। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है पावर वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे 2 हैं, 1 2 यहाँ पे हैं, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। आशा करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। यानी कि ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब 5 में भी 1 को जोड़ेंगे, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे और इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, अर्थात घातों में 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 गुणा 2, यही तो हो जाएगा। तो 6 3 18 दूनी 36। यानी कि आपने निकाल लिया कि जो 1440 के फैक्टर हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 36 हैं। तो आपके हिसाब से 36 है, लेकिन इसने कहा है कि x + 14 है, यानी कि x + 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 36 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी x की वैल्यू आपने निकाल ली कि x की वैल्यू कितनी है, तो 22 है। तो अब उसने कहा है कि √x + 3 की वैल्यू बताओ, यानी √x की जगह पे हम 22 को लिखेंगे और उसके बाद 3 को, तो ये कितना हो जाएगा 22 और 3 25। और हम लोग जानते हैं कि √25 की वैल्यू कितनी होती है 5। यानी कि अगर इस चीज़ का मान पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे कि सवाल को हल करने के बाद आंसर कितना है 5। आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। और ये हमने कर कैसे पाया है, जब हमको ये कॉन्सेप्ट पता था। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझते हुए चल रहे होंगे। सवाल दिया हुआ है और ये सवाल UPSI में आया था 2017 में। ये सवाल कह रहा है 5 की पावर 13 गुणा 5 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 10, इसमें गुणनखंडों की सब संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तो इस सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे कि पहले पढ़ा है, घात जो भी सबसे छोटी घात होती है उसको कॉमन लिया जाता है। तो हम यहाँ पे 5 की पावर 10 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर में, तो आप कहेंगे यहाँ से जो 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप कहेंगे 5 की पावर 3, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 5 की पावर 2। यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना बच जाएगा, आप कहेंगे 5 की पावर 1, प्लस यहाँ पे 5 की पावर 10 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा का पूरा चला ही गया तो यहाँ पे 0 मतलब 1 ही तो बचेगा, 5 की पावर 0 ही तो बचेगी। तो 0 का मतलब क्या होता है, एक किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसको हल कर लो आप, ये क्या है 5 की पावर 10 इंटू, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 का मतलब 125 प्लस 5 का स्क्वायर का मतलब 25 प्लस 5 प्लस 1। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब 125 में 25 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 50, 150 और 1 5 55 और 1 56, यानी कि ये हो गया आपका 5 की पावर 10 गुणा 156। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब हम लोग देखो, ये तो संख्या हमारी वैसे ही पता चल गई कि ये हमारी अभाज्य संख्या है। अब हमको इसको अभाज्य के रूप में तोड़ना है। तो आप लोगों को पता है कि जो 156 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 में जब हम 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 13 गुणा 5 की पावर 10। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसको 12 को अगर हम तोड़ें, 12 को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3, यही ऐसे ही तो तोड़ा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे आगे लिख देता हूँ इस 12 को पूरे को, कि 2 की पावर 2 गुणा
3 गुणा 13। आशा करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो भी संख्या की घात है, हमें संख्याओं से मतलब नहीं है, जो भी संख्याओं की घात है उन घातों में एक एक को जोड़ देंगे। यानी 10 में जब 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 2 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 1 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 1 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। यानी 2 दूनी 4 3 12, 12 का गुणा जब हम 11 में करते हैं तो कितना मिलता है 12 का गुणा जब 11 में करेंगे यानी 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 में जब हम एक बार और ऐड करेंगे इसको तो हो जाएगा ये 132। आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर कितना 132। इस सवाल को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग अगर चाहें तो इसको लगा के देख सकते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और जितनी पढ़ाई ऑनलाइन करते हैं उससे उससे ज़्यादा अगर आप 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ते हैं 2 घंटे आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, तभी आपकी मेहनत है सफल हो सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस क्लास को आज रोकता हूँ। कल हम लोग मिलते हैं नए इसी के आगे इसी चैप्टर, और मैं कल आपसे मिलता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।